नमस्कार। तंत्रम एस्ट्रो नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र। पिछले व्याख्यान में हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भों में स्थूल शरीर के बारे में चर्चा की, विवेचन किया और इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में रोग और चिकित्सा की दृष्टि से शरीर को तीन भागों में, तीन तंत्रों में बांटा गया है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मानस शरीर। तो स्थूल शरीर की चर्चा हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है यह प्रत्यक्ष है। सूक्ष्म शरीर पहली बात तो नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं देता और शव विच्छेदन करने पर इसका कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इस शरीर के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, मर्म स्थान, मस्तिष्क संस्थान और अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं और इनकी स्थिति सप्त चक्रों के बीच होती है तथा लसिका तंत्र भी सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है। यह विद्युत ऊर्जा का परिपथ है जिसका कार्य ऊर्जा तत्व द्वारा स्थूल शरीर की सभी अंतर्बाह्य अंगों में गति और संतुलन का प्रवाह बनाए रखना, संतुलन स्थापित करना इस सूक्ष्म शरीर का कार्य है। चूँकि इसका परिचालन पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित सहयोग से होता है, इसीलिए इसको तंत्र शरीर, माध्यमिक शरीर या फिर दैव शरीर भी कहते हैं। सांस के द्वारा लिए गए गैसों में जो पदार्थत्व है वो फेफड़े के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और स्थूल शरीर के पोषण में उपयोग में आता है। लेकिन प्राण तत्व नाम के ऊर्जा का प्रतिग्रहण जो सांस के माध्यम से होता है वो ईड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों द्वारा रीढ़ मूल में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जहां ये कुंडलिनी ऊर्जा के साथ मिलकर विद्युत तत्व में परिवर्तित होकर स्वाधिष्ठान चक्र में संग्रहित होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि बिंदु एवं आज्ञा चक्र शरीर में ऊर्जा संग्राहक स्थान है। आप इन्हें ट्रांसफार्मर्स कह सकते हैं। इन्हीं स्थानों से ऊर्जा रीढ़ द्वारा निकलने वाली तंत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न क्रियात्मक अंगों को गति प्रदान करती है। अर्थात सूक्ष्म शरीर हमारे सभी आंतरिक स्थूल अंगों को क्रियात्मक गति देती है। इस ऊर्जा शक्ति पर या इस सूक्ष्म शरीर की क्रियात्मकता पर ही हमारे सभी अंतर्बाह्य अंग संचालित होते हैं। इस ऊर्जा तत्व को संतुलन में बनाए रखने के लिए शरीर में 108 मर्म स्थान हैं। आयुर्वेद 107 मर्मों की व्याख्या करता है, लेकिन तंत्र शास्त्र रीढ़ मूल में स्थित महामर्म को सभी मर्मों का सम्राट मानते हुए 108 मर्मों का उपदेश करता है। ये मर्म स्थान पंच महाभूतों के आधार पर विभाजित हैं। मूलाधार से नासिका मूल तक लिंगाकार तंत्र शरीर की स्थिति है। इसी में अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही अमृत निर्झर कहा जाता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि एंडोक्राइन सिस्टम मॉडर्न साइंस की खोज है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में एंडोक्राइन सिस्टम को जाना ही नहीं जाता था। तो उनके ज्ञान के लिए ये जानना जरूरी है कि हाँ, किसी भी काय चिकित्सा के ग्रंथ में अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा नहीं है, लेकिन योग और तंत्र शास्त्र में अमृत निर्झरों की चर्चा की गई है, जो ऊर्जा परिपथ के अंतर्गत हैं और सप्त चक्रों में जिनकी स्थिति मानी गई है। ये एंडोक्राइन सिस्टम ही है। आहार द्वारा ग्रहित पदार्थ का रस रूप में परावर्तन होने पर दो पदार्थों का निर्माण होता है, एक तो रक्त, दूसरा लसिका। तो रक्त स्थूल शरीर का भाग है और लसिका सूक्ष्म शरीर का भाग है।
लसिका शरीर की रक्षा के लिए विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। लसिका तंत्र का ग्रहण सूक्ष्म शरीर में इसलिए भी होता है क्योंकि यह प्रतिरक्षी तंत्र है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी ऊर्जा के विद्युत आवर्तनों का संबंध मस्तिष्क संस्थान से होता है। मस्तिष्क संस्थान में होने वाले न्यूरॉन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुंडलिनी ऊर्जा के विद्युत आवर्तनों का संबंध होता है। कुंडलिनी ऊर्जा कारण तत्व है और न्यूरॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन परिणाम तत्व है। इसलिए मस्तिष्क की क्रियाओं पर कुंडलिनी ऊर्जा का कंट्रोल होता है। जब जब कुंडलिनी ऊर्जा में असंतुलन होगा तो मस्तिष्क में भी असंतुलन होगा। ये सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का क्रियात्मक संतुलन करता है। इसके द्वारा ही शरीर की गतिज क्रियाएं संचालित होती हैं और जीवन की स्थिति होती है। इसलिए इसे क्रिया शरीर कहा जाता है। यह त्रिगुण ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। मस्तिष्क संस्थान में सतोगुण विशिष्ट, हृदय प्रदेश में रजोगुण विशिष्ट और मूलाधार में तमोगुण विशिष्ट ऊर्जा का संग्रहण होता है, प्रवाह होता है। ऊर्जा प्रवाह का प्रतिसंबंध होने पर रीढ़ मूल से नाभि प्रदेश तक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसे हम रजोतमोगुणी ऊर्जा कहते हैं, हृदय प्रदेश से लेकर नासिका मूल तक प्रोटोनिक एनर्जी, जिसे हम सतोरजोगुणी ऊर्जा कहते हैं, इनकी स्थिति होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में पंच महाभूतों के रूप में ऊर्जा तत्व की व्याप्ति है। इस पंचभूतात्मक ऊर्जा तत्व का परिपाक तेजस के रूप में होता है, जो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। स्थूल शरीर का पोषण ओजस तत्व के द्वारा होता है। स्थूल शरीर की जैविक क्रियाओं का नियमन तेजस तत्व के द्वारा होता है। आयुर्वेद शास्त्र में ओजस शब्द की चर्चा है, लेकिन तेजस तत्व का विशेष व्याख्यान नहीं मिलता है। तेजस तत्व का विशेष व्याख्यान योग और तंत्रशास्त्र का विषय है। इस ऊर्जा तंत्र पर आहार और ऋतु परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि स्थूल शरीर पर मूलतः आहार और ऋतु परिवर्तन का ही प्रभाव होता है। तो इसकी विकृति कब होती है? इसकी विकृति में दरअसल ऊर्जा तत्व का असंतुलन होता है और जो आगंतुज कारणों से होता है। आगंतुज कारण क्या हैं? इन्हें इंडोजेनिक कासेस कहा जाता है। आयुर्वेद ने रोगों के दो कारण माने हैं, निज वर्ग के रोग और आगंतुज वर्ग के रोग। तो निज वर्ग के रोग वो हैं जिनमें वात पित्त कफ का संतुलन होता है, और आगंतुज वर्ग के रोग वो कहते हैं जिनमें ऊर्जा तत्व का असंतुलन होता है। और ये दो भागों में बटे हैं। कुछ का प्रभाव हमारे ऊर्जा तंत्र पर पड़ता है तो कुछ का प्रभाव सीधे मानस तंत्र पर पड़ता है। आगंतुज कारणों में आयुर्वेद ने पूर्व जन्म के संचित कर्म, अब पूर्व जन्म के संचित कर्मों को अगर हम आधुनिक भाषा में कहना चाहें तो हम इसे हेरिडिटरी कह सकते हैं या जेनेटिक कह सकते हैं, जो गर्भकाल से ही साथ में होते हैं। और विष वायु संसर्ग अभिचार, भूत ग्रहों का कोप या आवेश, गुरुओं सिद्धों का अभिशाप और दुर्घटना आदि माना गया है। ये सभी कारण जो हैं वो आगंतुज कारण हैं। ये सभी बाह्य कारण हैं या फिर गर्भकालीन कारण हैं। आधुनिक चिकित्सा जगत ऐसी रोगावस्थाओं के कारणों से अनभिज्ञ है और आयुर्वेद में कहे गए आगंतुज कारण उसकी समझ में नहीं आते। इन्हें वो वहम, शंका या भय जैसे शब्दों से प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, स्नायुविक कमजोरी क्यों होती है, ऐसी किसी भी सवाल का जवाब मॉडर्न साइंस के पास है ही नहीं। तो अब चाहे ये वहम हो, शंका हो, जो भी हो, रोगी तो पीड़ित होता है। और यदि वो रोग आयुर्वेद की विचारधारा से ठीक हो सकता है तो हमारे लिए मॉडर्निटी, साइंटिफिशियंसी मायने रखती है, या फिर हमें रोग से मुक्त होना मायने रखता है। आयुर्वेद ने आगंतुज रोगों की चिकित्सा औषधियों के द्वारा करने का विधान नहीं किया है। आगंतुज रोगों की चिकित्सा में दैवोपाश्रय चिकित्सा का विधान किया गया है। और मैं बता दूं,
आयुर्वेद की दैवोपाश्रय चिकित्सा ही आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हमारे सामने है। अब पंच महाभूतों में से आकाश तत्व का संबंध मनोशरीर से है, इसका संबंध ऊर्जा शरीर से नहीं है। चार महाभूतों और पांचवें इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित रोगावस्थाओं के प्रत्यक्ष लक्षण स्थूल शरीर पर वैसे ही पड़ते हैं जैसे वात पित्त कफ की विकृति होने में होते हैं। स्थिति एक जैसी दिखती है, लेकिन कारण अलग अलग हैं। मौलिक अंतर क्या है इन दोनों में? पहला अंतर तो ये है कि रोग की तीव्रता और स्थिति काल। वात पित्त कफ के द्वारा जो रोग होते हैं वो धीमी गति से बढ़ते हैं या उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जबकि ऊर्जा तंत्र की विकृति से होने वाले रोगों का प्रभाव तीव्र गति से पड़ता है और इनका स्थिति काल भी कम होता है, तेजी के साथ प्रभाव और उसके बाद बिना किसी औषधि के कुछ समय के बाद स्वयं ही ठीक हो जाना और उसके बाद पुनः आक्रमण होना। तो यदि इनका उभरना और समाप्त होना बार बार हो तो फिर ये शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन करने लगते हैं। ऊर्जा तंत्र के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव यदि बार बार होने लगे, क्योंकि ऊर्जा तंत्र से पड़ने वाले प्रभाव तीव्र गति से होते हैं और इनमें चूंकि आगंतुक कारण होते हैं इसलिए औषधियों का कोई रोल नहीं होता, ये बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि ये बार बार होने लगें तो फिर इनका प्रभाव अंगों की क्रियाशीलता पर पड़ता है और जब अंगों की क्रियाशीलता पर पड़ेगा तो धीरे धीरे फिर अंगों की संरचनात्मक विकृति पर भी पड़ेगा। इनका प्रभाव अंगों की क्रियाशीलता से संबंधित है, इसलिए ये अचानक ही किसी अंग विशेष की क्रिया को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। स्थूल शरीर में इससे ठीक विपरीत अवस्था होती है। वात पित्त कफ के कारण जब कोई रोग होते हैं तो इनसे ठीक विपरीत अवस्था होती है। वात पित्त के कारण पहले अंगों में संरचनात्मक विकृति आती है और लंबे समय तक वो विकृति बने रहे तो फिर उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। शरीर में होने वाले ज़्यादातर असंतुलन प्रायः 50% जो विकृतियां होती हैं वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित होती हैं, जिन्हें प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाने पर वो स्थायी रूप से समाप्त हो जाती हैं। पर यदि ऊर्जा तंत्र की विकृतियों में औषध चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे विकृतियां प्रायः स्थायी विकृति के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगंतुक वर्ग के कौन कौन से कारण हैं जो सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं और कौन कौन से कारण हैं जो मानव शरीर पर पड़ते हैं? तो जो पूर्व जन्म के संचित कर्म, विष, वायु और दुर्घटना, ये जो 4 कारण हैं इनसे ऊर्जा तंत्र प्रभावित होता है और संसर्ग, अभिचार, अभिशाप और भूत ग्रहों का आवेश ये मनोशरीर पर प्रभाव करते हैं। तो प्रथम 4 के कारण पूर्व जन्म के संचित कर्म, जिन्हें हम हेरिडिटरी या आनुवांशिक मान लेते हैं, पैतृक या फिर आनुवांशिक, और विष, वायु तथा दुर्घटना के प्रभावों से शरीर के किसी न किसी महाभूत में असंतुलन आता है, जो पंच महाभूत हैं उनमें। पंच महाभूतों में पृथ्वी और जल ये 2 विशुद्ध पदार्थ तत्व हैं। यद्यपि ये तत्व नहीं तन्मात्राएं हैं, इनके द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है। अग्नि पदार्थ और ऊर्जा का सम्मिलित स्वरूप है और वायु तथा आकाश विशुद्ध ऊर्जा तत्व है। इनमें भी जल, अग्नि और वायु, इन 3 महाभूतों से उत्पन्न रोग या रोग लक्षण प्रायः वात पित्त कफ के जैसे ही होते हैं। औषध चिकित्सा जो है वो कारण विपरीत चिकित्सा है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा कारण समनुरूप तथा कारण विपरीत दोनों प्रकार की है। तो जब ऊर्जा तंत्र की विकृति होती है तो इनमें प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करना है। प्राकृतिक चिकित्सा में यौगिक क्रियाएं भी आती हैं और औषधि का उपयोग भी इसमें होता है, लेकिन औषधि के उपयोग का जो विषय है वो स्थूल शरीर में होने वाली विकृतियों से ठीक उल्टा है।
स्थूल शरीर में होने वाली विकृतियों में औषधियों का उपयोग उनकी पदार्थ की गुणवत्ता और बल के आधार पर होता है, इसलिए वहाँ एक से अधिक पदार्थों के संयोजन से जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं उनका उपयोग होता है। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा में एकल औषधि का उपयोग होता है और वो भी प्रायः सिर्फ काढ़े के रूप में, चटनी के रूप में या शाक भाजी के रूप में, मतलब उनका प्राकृतिक स्वरूप ही उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पृथ्वी तत्व के विकृत होने पर आहार चिकित्सा, जल तत्व के विकृत होने पर जल चिकित्सा, अग्नि तत्व के विकृत होने पर जल एवं वायु चिकित्सा तथा वायु तत्व के विकृत होने पर विद्युत चिकित्सा का विधान है। और जब सप्त चक्रों की विकृति होती है तो योग मार्गीय यौगिक क्रियाओं द्वारा ऊर्जा प्रवाह के संतुलन तथा मर्म चिकित्सा द्वारा ऊर्जा परपथ का संतुलन करने की क्रिया विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत। तो इस तरह देखें तो प्राकृतिक चिकित्सा में औषध चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा तीनों का सम्मिश्रण है। लेकिन मानस चिकित्सा में औषध चिकित्सा का कतई व्यवहार नहीं होता। सूक्ष्म से शरीर से संबंधित रोगों या विकृतियों में शास्त्रीय औषधियों का व्यवहार नहीं किया जाता है, एकल औषधियों के प्राकृतिक स्वरूप का ही प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में मेहन कर्म अनिवार्य चिकित्सकीय कर्म है, जैसे औषध चिकित्सा में पंचकर्म अनिवार्य चिकित्सकीय कार्य है, उसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा में मेहन कर्म अनिवार्य चिकित्सकीय कार्य है। इस व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।